हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार और लवण क्या होती है इसके विषय हम लोग बात करेंगे। 10 का दूसरा चैप्टर है बच्चों, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। अम्ल क्षार से हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, इसी को हमको पढ़ना अनिवार्य है। समझिए, आप लोग कलम काफी निकाल लीजिए और एक एक बात समझते जाइए और सबको नोट करते भी जाइएगा। तो इसलिए आप पास वीडियो पास करके रोक सकते हैं, लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट मारने का मैं मौका दूंगा तो वहां भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए बच्चों, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे समझना है। अम्ल क्या होती है, सिंपल सी बात में अगर आप समझे अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं तो सिंपल बात में हम लोग समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, देखिए इसको। सबसे पहले मैंने बात कहा कि बाहर से यदि आप पहचान करना चाहते हैं तो अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है, जो बाहर से देख सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं भौतिक गुण। क्या बोलते हैं? भौतिक गुण। भौतिक गुण मैंने कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी आप देखना चाहते हैं अम्ल की भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुण मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इसके विषय में आप बात करिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण, मतलब जिसको हम लोग बाहर से देख करके चेक करके जिसको बता सकते हैं वही क्या है उसका भौतिक। पहली बात तो जो अम्ल होता है, आपको देखिएगा अम्ल जो होता है, पहली बात तो अम्ल कैसा होता है आप ध्यान रखिए, बाहर से देख चेक करना चाहेंगे तो यानी खट्टा होता है। यानी खट्टा वाले जो भी पदार्थ आपको दिखता है, आम हो गया, इमली हो गया, अमरूद हो गया, अरे आम हो गया, इमली, अमरूद नहीं, तो यानी जो खट्टा जो लगता है वो उसमें क्या पाया जाता है? अम्ल। दूसरा यदि बात करेंगे आप ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो होता है एक पेपर जो होती है चेक करने के लिए, उस पेपर पर हम लोग देख सकते हैं। यानी जो अम्ल होता है बच्चों, यदि इस अम्ल को नीले लिटमस पे, नीले लिटमस पेपर पर यदि गिरा देंगे तो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तीसरा यदि बात मैं कहूं तो अम्ल के पहले बात तो ये संक्षारण में कार्य करता है। संक्षारण, संक्षारण में कार्य करता, कैसे करता होगा? यानी जैसे कोई भी ठोस पदार्थ है, लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, ये सबको ये जला देता है, ये अम्ल होता है। इसी की यदि बात करें हम, क्षार की यदि बात करें आप, क्षार का भौतिक गुण के, तो क्षार कैसा होता होगा? कड़वा होता होगा। यदि क्षार की बात करेंगे तो कैसा होगा? वह कड़वा होगा। क्षार आपको दिखेगा कड़वा होगा। ये क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को यदि इस पे क्षार गिरा देगा लाल पे, क्या बन जाएगा? वह नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला। लेकिन जो क्षार होता है उसे छुएंगे, जो साबुन होता है उसे ये चिकना होता है। क्या होता है? चिकना होता है। नॉर्मली आपने फिजिकल प्रॉपर्टी को ऐसे आपने देखा कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। रियल में हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान के अनुसार यदि रासायनिक क्रियाओं के द्वारा यदि हमको अम्ल और क्षार को लैब में बताना है, कहीं भी यदि बताना है देख करके, तो वहां पर कैसे हम लोग पता करेंगे रासायनिक क्रियाओं द्वारा, तो उसके विषय में बात किया जाएगा। अब देखिए कैसे समझते हैं अम्ल और क्षार। अम्ल क्षार को बताने वाले जानते हैं कि कोई भी तरह तरह के वैज्ञानिक आए, अपनी अपनी मत दिए, तो आप ध्यान से सुनिए और एक एक परिभाषा आपको सुनते ही याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए कैसे होता है याद, बस समझिए एक एक बात। 3 परिभाषा मैं बताऊंगा, 3 क्षार को और 3 अम्ल का। कौन होता है? देखिए बच्चों, मैंने कहा अम्ल की भी वही होती है और क्षार की भी। तो 3 वैज्ञानिक आए घूमते टहलते, तीनों ने क्या किया दिया, तीनों के अनुसार हम लोग बात करेंगे। 3 वैज्ञानिक, यानी पहला मैंने यहां से लिखने जा रहा हूं तीनों वैज्ञानिक के नाम। पहला आप लोग देखते हैं, हम लोग आए अर्हेनियस। अर्हेनियस के अनुसार। दूसरा वैज्ञानिक विषय हम लोग जानेंगे। दूसरा एक है भाई साहब लुईस। लुईस के अनुसार।
यदि तीनों परिभाषा आपको तुरंत याद हो जाएगा लुईस के अनुसार। यदि लुईस के अनुसार हो गया, तीसरा आपको जो दिखा, तीसरा यदि बात करें हम, तो एक आए ब्रोंस्टेड। कौन आए? ब्रोंस्टेड। ब्रोंस्टेड के अनुसार तीनों वैज्ञानिक ने दिया, लेकिन सबसे बेटर अगर कहा जाए तो ब्रोंस्टेड के सबसे बेहतर है। तीनों के अनुसार क्या बोला? आर्हेनियस ने क्या बोला? आर्हेनियस ने क्या बोला? वे रासायनिक पदार्थ जो जली विलयन में, वे रासायनिक पदार्थ जो जली विलयन में आयनित होकर के H+ आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। किसने बोला? आर्हेनियस ने। तो लुईस ने क्या बोला? यानी इसके मुख्यतः, यानी देने का मतलब हुआ कि डोनेटेड, यानी देना। क्या दिया? H+ आयन, यानी H+ आयन दिया है, इसे क्या कहा जाएगा? इन्होंने अम्ल कहा। लेकिन लुईस ने क्या बोला कि वे रासायनिक पदार्थ या वे यौगिक जिनके पास युग्म इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस अम्ल। यानी वे यौगिक जिसके केंद्रीय परमाणु के पास, जिसके केंद्रीय परमाणु के पास युग्म इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस अम्ल। यानी लुईस अम्ल का मतलब हुआ कि जिसके पास युग्म इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। युग्म इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचे रहे उसी को बोलते हैं युग्म इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तीसरा, ब्रोंस्टेड ने बताया कि जो प्रोटॉन देता है वो अम्ल होता है। वे रासायनिक पदार्थ या वे यौगिक जो प्रोटॉन देते हैं उसे क्या कहते हैं? हम लोग अम्ल कहते हैं। यानी इसके में कहने का मतलब हुआ कि प्रोटॉन देना, यानी जो प्रोटॉन दिया उसी को हम लोग कह देंगे प्रोटॉन डोनेटेड। यानी यार यानी H+, यानी जो H+ देता होगा, प्रोटॉन की बात हो गई, जो H+ दे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंस्टेड अम्ल बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल मैं दिखा दे रहा हूं, सिंपल सा समझिए क्या होता है। यानी कोई भी, देखिए आप यहां से अगर बात करेंगे, जैसे मैंने कहा कि HCl हुआ, जैसे आपने तोड़ा क्या बन गया? H+ और Cl-। अगला एग्जांपल आपको मैंने कह दिया HNO3 है, ये तुरंत टूट गया H+ और ये NO3- है। और देखना चाहते हैं एग्जांपल, यानी जैसे मैंने कह दिया कि HCl हो गया, ये टूट गया H+ और Cl-। जिसको तोड़ने नहीं आता है बच्चों, पीछे बहुत सारे लेक्चर हमारे पढ़े हुए हैं, बेसिक बात है केमिस्ट्री के, उसे देख लेगा, उसे समझ में आ जाएगा। अगला मैंने कह दिया यहाँ पे, यानी ये है CH3CO, ये जिसका नाम होता है एस्टिक एसिड, यानी ये टूट गया यहां से CH3CO- और H+। तो इसके मतलब सब के सब H+ दे रहे हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार का मतलब हुआ कि सबके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। जब हाइड्रोजन है तभी वह आर्हेनियस के अनुसार अम्ल हो सकता है, अगर जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो अम्ल नहीं हो सकता है, ये आर्हेनियस के अनुसार। लेकिन अगर बात करें हम लुईस के आर्हेनियस का एग्जांपल देखना चाहेंगे तो और दिखा दे रहा हूं मैं, H2SO4। अब देखेंगे तो टूटा होगा यहां से 2H+ और SO4-2। और अम्ल चाहते हैं कि यानी H3PO4, ये टूट गया 3H+ और PO4-3, ये टूट गया यहां से। नहीं समझ में आएगा फिर आगे हम बताएंगे तो वहां पे समझ जाएंगे। आप एक नॉर्मल कंडीशन समझिए, अम्ल कैसे ब्रेक हो रहा है इसके विषय में बात किया जाएगा। अब देखिए लुईस के अनुसार यदि बात कहा जाए, इन्होंने कहा कि जिसके पास युग्म इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, यानी इसका कुल मिलाकर कहना है कि किसी भी यौगिक के पास, यानी कंपाउंड के सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु के पास, किसके पास बच्चों? केंद्रीय परमाणु के पास, यानी इलेक्ट्रॉन
युग्म नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता है। यदि नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? लुईस अम्ल। कैसे कैसे एग्जांपल देखिए, जैसे अब ले सकते हैं CCl4, कार्बन के बाइफॉस्फेट इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ये चारों ने ले लिया, एक Cl की आवश्यकता होती है, चारों चले गए, क्या एक भी बचे? नहीं बचे, इस कारण यहां से। अगला देखिए दूसरा एग्जांपल, यानी कह सकते हैं कि BCl3, जो बोरान है तीसरे का है, 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों ले लिया गया। जैसे मैंने कह दिया कि AlCl3, AlCl3, PCl5, बताइए इसके में तो H दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी है अम्ल, फिर भी है अम्ल। और कह सकते हैं कि जैसे NH4+, अरे इसके पास है, छोड़िए, यानी ये सब एग्जांपल जिसके पास नहीं है, तो उसके मतलब हुआ कि जिसके पास नहीं है तो इसके मतलब ये क्या हो गया? अम्ल हो गया। क्या हो गया? अम्ल। और देखेंगे N2O5, N2O3, बोलिए N2O3, यानी इसके पास फिर भी ये क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। इसके मतलब इसके पास युग्म इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये क्या है? तो इस कारण अरेनियस के नियम यहां फेल हो जाता है। तो यहां पे यानी लुईस के अनुसार हम अम्ल के विषय में बात कर सकते हैं। अब इसके अनुसार क्या कर रहा है कि जो प्रोटॉन देता है वो क्या कहलाता है? अम्ल। यही एग्जांपल सेम अरेनियस जैसे इसके में लागू होता है। कैसे हुआ? वो अम्ल हुआ, प्रोटॉन लिया तो, और प्रोटॉन दिया तो क्या हो गया? अम्ल। अब प्रोटॉन लिया तो क्या हो जाएगा? वह क्षार। जैसे मैंने कह दिया कि NH3 अम्ल होता है कि क्षार होता है, तो इसके विषय में हम लोग बात कर लेंगे। यानी जैसे हुआ कि NH4+, जैसे टूटता है, यहां से ब्रेक हुआ, तुरंत टूटा होगा यहाँ पे NH3H+, इसके मतलब ये क्या हो गया? अम्ल हो गया। क्या हो गया? अम्ल। H+ दिया कि नहीं दिया? दिया, तो यानी अम्ल हो गया। और देखिए यहां पर अगर बात कहा जाए HCl, ये टूटा यहां से, HCl यहां से ब्रेक हुआ, जैसे ब्रेक हुआ HCl, यहां देखेंगे आपको क्या मिला? H+ और प्लस में Cl-, तो ये क्या हो गया? ब्रॉन्ज स्टेट। अब इधर से देखिए, यहां से गया उधर, तो ये क्या कहलाएगा? एसिड। लेकिन ये इधर से आएगा तो ये क्या कहलाएगा? बेस। यहां से क्या है बच्चों? एसिड। इधर आया तो क्या हो गया? ये वाला बेस हो गया। यानी इस प्रकार हम लोग यहां पे इसको देख सकते हैं। और एग्जांपल दिखाना चाहूंगा तो यहां देख सकते हैं हम लोग इसी के अनुसार, जैसे H2SO4 होता है, ब्रेक हुआ, टूटा यहां से, यानी यहां से टूटा H+ और HSO4-, फिर यहां एक H निकल गया H+ और प्लस में निकल गया यहां से SO4-2, SO4-2। अब देखिए यहां पहचान करना चाहते हैं कौन ब्रॉन्शेट एसिड है कौन, तो इसके मतलब ये क्या हो गया? एसिड। ये क्या हो गया बच्चों? इधर आएगा तब क्षार होगा, उधर जाएगा तो अम्ल। यदि इधर गया तो अम्ल, इधर आया तो क्षार हुआ। यानी इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं ब्रॉन्शेट एसिड और बेस। तीनों परिभाषा आप लिखना चाहेंगे तो मैं बताया उसको लिख सकते हैं। यानी कोई भी जलीय विलयन में H+ आयन देता है जिसे क्या बोलते हैं? अम्ल, अरेनियस के अनुसार। या किसी यौगिक के केंद्रीय परमाणु के पास युग्म इलेक्ट्रॉन नहीं हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल। यानी किसके अनुसार? लुईस के अनुसार। कोई भी यौगिक यदि प्रोटॉन देता है यानी H+ देता है तो क्या कहलाएगा? अम्ल। किसके अनुसार बच्चों हुआ? यानी ब्रॉन्शेट के अनुसार। ये वाला मैं दिखा दे रहा हूं लुईस वाला, ये वाला लुईस वाला। कार्बन के बाइकोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, संरचना में दिखाता है यहां से। कार्बन बाइकोष में 4 इलेक्ट्रॉन मिनट होते हैं 4, यानी 1 2 3 4, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर और एक Cl इधर। अब देखिए इसके चारों इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, इसके बाइकोष में कितने होते हैं? 7 हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए पूरा इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, क्या इसके पास भी इलेक्ट्रॉन बचा? बचा नहीं बचा ना। तो इसके मतलब जब पूरे इलेक्ट्रॉन चले गए
इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, जिसकी वजह से क्या लगा कहलाने अम्ल। यानी ये तीन हम लोग अम्ल और क्षार की पहचान सिंपल तरीके से हमने समझाया। कैरेनियस के अनुसार क्या होता है, लुईस के अनुसार क्या होता है, प्रोस्टेट के अनुसार क्या होता है, तीनों आप लिखिए और उसके विषय में आगे बात करते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, यहां से स्क्रीनशॉट मान लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। अब ये अम्ल जो होते हैं, तो अम्ल के प्रकार कैसे होते हैं देखिए ध्यान से। अम्ल के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ एसिड। अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार की यदि बात कहा जाए, अम्ल के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एसिड। चलिए देखिए, टाइप्स ऑफ एसिड यानी अम्ल के प्रकार कैसे होते हैं। अम्ल प्रकार अगर बात कहा जाए तो अम्ल के प्रकार मुख्यतः दो तरह से देखा जाए। एक जो होगा यहां से पहला, यहां से मैं दिखा रहा हूं दूसरा, पहला और दूसरा। पहला देखिए एक होता है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। दूसरा जो होता है बच्चों दुर्बल अम्ल। इसका नाम ही है दुर्बल, बेचारा कमजोर है, दुर्बल अम्ल। यानी इसको बोलते हैं स्ट्रांग एसिड और इसको बोलेंगे वीक एसिड। इसको बोलते हैं वीक एसिड। अब समझिए एक प्रबल अम्ल किसे कहते हैं और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। सिंपल परिभाषा समझिए, यानी प्रबल अम्ल यानी वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, यानी गल जाते हैं पूरी तरह से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रबल अम्ल। दुर्बल मतलब हुआ कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया या पूर्ण रूप से नहीं आयनित होते हैं, आंशिक आयनिक होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं दुर्बल अम्ल। सिंपल सी बात, परिभाषा आप लिख लीजिए। यानी ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल में याद रखिएगा कि एकदम श्योर जो होते हैं, फिक्स हैं, इसके सिवा कोई दूसरा नहीं होता है। HCl, HNO3 और H2SO4 और HI, HBr, HClO4, HClO3। ये सिर्फ 7 जो होते हैं प्रबल अम्ल होते हैं, यानी इसके सिवा कोई भी प्रबल अम्ल नहीं होता है। आप कहीं भी खोज लीजिए, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब तक केवल 7 ही प्रबल अम्ल है। इसके सिवा जो आपको दिख जाए सब के सब क्या होते हैं दुर्बल अम्ल। ये 7 को छोड़ को आपको कहीं भी कोई भी एसिड दिख जाए, समझ लीजिएगा हमेशा वो क्या होगा दुर्बल अम्ल। सिर्फ इतने जो होते हैं प्रबल अम्ल होते हैं, यानी ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। HCl को जैसे आपने ब्रेक किया, तुरंत यहां से याद रखिएगा मीना और लीना हस्बैंड वाइफ यानी HW यहां से आपको आसानी से दिखने लगेगा, यानी ये हो जाएगा H+ और Cl-। दूसरा मैंने कहा कि क्या होता है HNO3। HNO3 ये तुरंत ब्रेक हुआ है बच्चों, यानी H+ और NO3-। इसका आप लोग देखना चाहेंगे, यानी H2SO4 का, H2SO4 का तुरंत ये ब्रेक हुआ यहां से, यानी 2H+ और SO4-2। अगला देखिए यहां से, यानी HI का यदि ब्रेक करेंगे आप, तुरंत टूटेगा यहां से H+ और I-। अगला जो हम लोग है HClO4, ये तुरंत ब्रेक हुआ यहां से, यानी यहां से टूटा हम लोग के H+ और ClO4-। और देखना चाहेंगे
Br क्या तुरंत टूटेगा H प्लस और प्लस Br माइनस में। तो इसके मतलब ये क्या होते हैं, प्रबल अम्ल। टोटल 7 होते हैं, मैं 7 लिखवा दिया हूं। इसको आप याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको यदि याद रखेंगे तो आपको अम्ल पहचानने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। केवल 7 होते हैं प्रबल अम्ल, इसे याद रखिएगा बच्चों। एकदम नोट एकदम इसे रखिएगा, एकदम आपके लिए सबसे, क्योंकि इसका काम आगे ही बताएंगे, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन निकालेंगे। उसके बाद शेष जो बच गए सब क्या हो गए, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल में आपको दिखा दे रहा हूं यहां से, जैसे मैंने कह दिया कि क्या है HCl, ये तुरंत ब्रेक हुआ यहां से H प्लस और Cl माइनस में। और देखिए यहां से CH3COH तुरंत ब्रेक हुआ यहां से, यानी CH3CO माइनस प्लस H। और देख सकते हैं अगला मैंने कह दिया कि H3PO4 ब्रेक हो गया यहां से 3H प्लस PO4 माइनस 3। तो ये सब कंडीशन आपको जितने इसके सिवा दिखेंगे, चाहे हम लोग ये दी जाए फार्मिक एसिड HCOH, तो भी क्या मिलेगा यहां से A, यानी H प्लस और HCO माइनस। ये फार्मिक एसिड होती है, इसे बोलते हैं फार्मेट, चिटियों में पाया जाता है। तो यहां से देखने को हम लोग मिला, यानी दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के विषय में। उसके बाद आगे यदि बात करें हम, तो अब इसके बाद क्रिया देखते हैं प्रबल अम्ल से क्या होता है और दुर्बल अम्ल से क्या होता होगा। इसे स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अम्लों के भौतिक गुण तो पीछे पढ़ लिए थे, अब देखते हैं इसका रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण देखिए, अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अम्लों की रासायनिक गुण क्या होती है? रासायनिक गुण मतलब कैसे कैसे किससे अभिक्रिया करते होंगे, क्या बनाते होंगे। पहला इसका अभिक्रिया जो है धातु के साथ है। फर्स्ट अभिक्रिया इसके हम पहला देखते हैं हम लोग। पहला किसके साथ है? धातुओं के साथ। धातुओं के साथ। धातु जानते हैं फर्स्ट या सेकेंड एक तत्व जो होते हैं क्या होते हैं, प्योरली धातु होते हैं। धातुओं के साथ क्या क्रिया करती होगी? पहली बात तो हमेशा ये हाइड्रोजन गैस यानी सक्रिय धातु जैसे कुछ हो गए उन लोग से क्रिया करती है। जैसे मैंने कह दिया कि यहां से Fe हुआ और HCl से क्रिया किया। जैसे से क्रिया किया यहां से हम लोग क्या मिला होगा, यहां से पहले तो हाइड्रोजन गैस इसके में निकलती है, यानी यहां से बना यहां से FeCl3 प्लस H2 गैस, ये बाहर निकल गया। जिंक के साथ जब क्रिया हुआ, जिंक प्लस H2SO4 प्रबल अम्ल है, तो प्रबल अम्लों के साथ क्रिया हो रही फूडता, यानी ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये निकल गया। तो आप नोट में क्या याद रख सकते हैं कि ताकि आपको याद रहे हमेशा। तो इसके मतलब हुआ कि यहां लिख सकते हैं धातु प्लस अम्ल खास प्रबल अम्ल। तो क्या मिलता है यहां पे? धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, ये मिलेगा। कुछ अभिक्रियाएं जो होती हैं धातु कार्बोनेट के साथ, किसे होती है? धातु कार्बोनेट होती है और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। दूसरा अभिक्रिया इसके में अगर बात करें हम, यानी धातु
कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम लिखना चाहेंगे इसका लिख सकते हैं। इसका जो नाम है आयरन क्लोराइड बोल सकते हैं या फेरिस क्लोराइड, इसको बोल सकते हैं जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, उसको आयरन क्लोराइड बोल सकते हैं। धातु धातु कार्बोनेट के साथ कैसे क्रिया होता होगा इसके विषय में अगर बात करें, देखिए ध्यान से, यानी धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल के साथ क्रिया क्या होती है। जैसे मैंने कह दिया कि लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस में आपने ले लिया HCl, यह है कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे क्रिया हुआ यहां से बच्चों, ये मिला यहां से हम लोग के कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो नाम होता है कैल्शियम क्लोराइड होता है। अगला यदि इसी की बात कहा जाए और किसी के साथ क्रिया करा सकते हैं हम लोग चाहेंगे तो, हाइड्रोजन कार्बोनेट का इसी का ले लिया जाए CHCO3 का ट्वाइस, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे यहां से मैंने कहा दिया कि यहां से मैंने अभिक्रिया करा दिया H2SO4 को, जैसे H2SO4 के यहां से अभिक्रिया कराए किसी भी अम्ल के साथ, हम लोग क्या मिलता होगा यहां से अगर बात कहा जाए, जैसे कराएंगे यहां से H2SO4 के साथ तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। यहां पे क्या क्या मिल रहा होगा अगर बात कहा जाए तो मिल गया हम लोग के कैल्शियम सल्फेट, साथ में मिला होगा यहां से यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में मिला होगा हम लोग के H2O, ए वाला बाकी रह गया, यहां भी H2O मिला होगा, यानी लिक्विड भी मिल गया हम लोग के यहां से और गैस भी मिल गया। अब ये क्या हो गया बच्चों, एक्वस हो गया। यानी इस टाइप के कार्बोनेटों के साथ भी अभिक्रिया हो सकती है। पहला, इसके बाद अगला देखेंगे तो क्या है, धातु ऑक्साइड के साथ। तीसरा अभिक्रिया के साथ है धातु ऑक्साइड के साथ। तीसरा वाली यदि बात करें हम यहां से, यानी धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड के साथ यदि अभिक्रिया कराए यहां से, जैसे मैंने कह दिया कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में आपने HCl से करा दिया, जैसे कराए धातु ऑक्साइड के साथ तुरंत अभिक्रिया आपको मिली क्या हो गया, यहां से कैल्शियम क्लोराइड प्लस आपको मिल गया H2O। ये देखिए अगला यदि मैंने कह दिया यहां से Mg ऑक्साइड, यानी यहां से मैंने कह दिया कि आपने ले लिया H2SO4, इससे अभिक्रिया मिला आपको मिल गया MgSO4 प्लस H2O। यानी ये अभिक्रिया आपको तीन तरह का आपको दिखा। नॉर्मलतः आप लोग इसको उपयोग देख सकते हैं, यानी धातुओं के साथ यानी आयरन है, आयरन के साथ अभिक्रिया किया HCl के साथ आयरन क्लोराइड बना, यानी ये भी क्या है एक तरह की लवण है, यानी सॉल्ट बना, धातु लवण और हाइड्रोजन गैस। तो इसके लिए यहां पे अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, तो इसको लिखिए तुरंत। अब इसके लिए अगर चाहेंगे तो लिख सकते हैं, यानी यहां पे प्लस में अम्ल क्या मिल रहा है आपको, धातु लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में क्या मिल रहा है आपको, जल। यानी आपको धातु कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो मिलेगा धातु लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यानी ये सॉल्ट है, ये लवण है एक तरह की, इसका नाम कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट। आप अगर संतुलित करना चाहते हैं तो आप संतुलित यहाँ दो रख दीजिएगा, बैलेंस हो जाएगा, दोनों तरफ बैलेंस हो जाना चाहिए। यहाँ बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ भी आप दो करके इसको बैलेंस कर सकते हैं।
यानी हर जगह आप चाहेंगे तो बैलेंस यानी संतुलित समीकरण कर सकते हैं। ये पूरा आप लोग नोट करिए, जहां न समझ में आए वहां कमेंट जरूर लिखिएगा। अगला, अगर ये नहीं आप दिक्कत हो रही है ब्रेक कैसे टूट रहा है, कैसे बन रहा है, रासायनिक प्रक्रिया कुछ चैप्टर में पढ़ाया हूं पीछे, उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा पूरी बात को। ओके बच्चों, ठीक, नेक्स्ट आगे देखेंगे।